पहले तो ये बता दीजिए कल की क्लास किसने नहीं देखी है, एक बार ये बता दीजिए। मतलब आप लोग वैसे चारों क्लास में ही होंगे। मतलब यदि नहीं भी देखी है तो मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड की जो क्लास है प्लीज रिपीट पे। मैम कल की क्लास मैंने नहीं ली थी। ठीक है, नहीं ली तो रिपीट पे, जिसने भी ली है और नहीं भी ली तो रिपीट पे 2-3 बार देखोगे तो आपको उसका डिफरेंस आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम आज आ चुके थे, हमने क्या देख लिया था, हमने ये देख लिया था मर्डर की क्या डेफिनेशन ओके। होती है ना। मर्डर की क्या डेफिनेशन होती है और इसके एक्सेप्शंस भी देख लिए थे। ठीक है, आ जाइए और कुछ देखते हैं। केस लॉ आप कितना है, इसके केस मैंने आपको बताए थे कल, एक मैंने केस बताया था आर वर्सेस गोविंदा, आपको 110% लिख कर आना है उसको। आर के एम नानावटी वाला केस था वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, वो भी आपको लिख के आना है ग्रीवेंस एंड प्रोवोकेशन में। और एक केस मैंने आपको बताया था विरसा सिंह वर्सेस स्टेट, जिसमें मैंने आपको बताया था 300 का 3 वाला कॉज लगेगा, 19 बॉडी इंजरी पाई गई थी, एक आप ये लिख कर आ सकते हो। इसके अलावा और भी केस है, जैसे वो होता है ना इच्छा मृत्यु यूथेनेसिया, आपने कभी सुना हो। तो इस पे टाइम टू टाइम केस आए तो इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी काम आएंगे आर्टिकल 21 में, तो जस्ट पढ़ लेते हैं। एग्जाम में लास्ट वाला लिख कर आ जाना जो करंट केस है, कि भारत में पैथिव यूथेनेशिया क्या है। पैथिव यूथेनेशिया अप्लाई होती है, ना कि जो एक और एक्टिव यूथेनेसिया अप्लाई नहीं होती, वो एक बार देख लेते हैं क्या क्या होता है। देखिए, जियान कौर वर्सेस, मतलब क्वेश्चन ये था कि भाई जीने में, कि यदि हमारा राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 में, तो क्या उसमें राइट टू डाई भी इंक्लूडेड है क्या। राइट टू डाई भी इंक्लूडेड है, ये इस तरीके का क्वेश्चन चल रहा था। तो जियान कौर वर्सेस जो भी ज्ञान और या जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो केस था, उन्होंने कहा कि भाई ये जो सुसाइड है, भाई राइट टू डाई मतलब सुसाइड, तो ये सुसाइड है, ये लॉफुल नहीं है इंडिया में, लॉफुल नहीं है इंडिया में। ठीक है, फिर मतलब इसने बोला ज्ञान कौर में कि राइट टू लाइफ does not include right to die, right to life does not include right to die। ठीक है, फिर पी रतिराम के केस में इन्होंने भी वापस ये लिखा कि द कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। अरुणा रामचंद्र शानबाग का केस, क्या उन्होंने कहा कि पैसिव यूथेनेसिया कैन बी अलाउड अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अंडर द स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ द कोर्ट। और कॉमन कॉज में भी सेम इन्होंने कहा कि भाई पैसिव पैसिव यूथेनेसिया को इन्होंने लीगल सैंक्शन दे दी, परमिटिंग लिविंग विल बाय पेशेंट। अब क्या होती है पैसिव यूथेनेशिया, आपको पता होना चाहिए कि भाई पेशेंट इस स्थिति में है कि यदि वो जिएगा तो उसको मरने से ज्यादा दर्द होगा। ठीक है, तो उसकी इच्छा से धीरे 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 कर कर उसको मार दिया जाता है। ठीक है, मार तो क्या दिया, उसकी कंसेंट होती है, भाई कंसेंट होती है तो ये है ना। तो ऐसा नहीं है कि कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आएगा, इसके पूरा प्रोसीजर होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं इसके, है ना, जो भी इसका केस, जो मेडिकल एग्जामिनर्स वगैरह होते हैं। फिर धीरे धीरे करके पैसिव यूथेनेशिया को भारत देश में अलाउड है। तो कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आप लिख सकते हो इसका केस। इन्होंने कहा था 5 जज जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, सुप्रीम कोर्ट ने लीगल सैंक्शन दे दी थी पैसिव यूथेनेसिया को, परमिटिंग लिविंग विल बाय पेशेंट ओनली व्हेन द पेशेंट इज इन द परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, देन पैसिव यूथेनेशिया इज अलाउड। ठीक है, ये लास्ट वाला केस आप लिख कर आ सकते हो, बाकी लिख के आ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, इतना टाइम आपको नहीं मिलता। ठीक है, अब आ जाओ, एक चीज बता देती हूँ, जैसे आज मेंस का रिजल्ट आया, आप तीनों को पता है, तीनों चारों को, कि ठीक है क्लियर हुआ। लेकिन जो सिचुएशन थी ना, पेपर इतना सिंपल था मेंस का पेपर इतना सिंपल था, हर कोई इसे अटेम्प्ट कर सकता था। लेकिन जब, अब आप सोचो कि जब पेपर सिंपल होता है, कट ऑफ कितनी गई है, 131, कितनी कट ऑफ गई है, जनरल की कट ऑफ है 131। ठीक है, लास्ट ईयर शायद 146 या 147 ऐसा गई थी, और पेपर थोड़ा सा मीडियम लेवल का था। तो आप हमेशा ये सोचना कि पेपर सिंपल होने, पेपर हार्ड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी हार्ड मार्किंग हुई होगी, इतनी ज्यादा हार्ड मार्किंग हुई कि 131 कट ऑफ गई है, आप सोचो। और जैसे SC ST है, उनकी 105 कट ऑफ गई है, 300 में से 100 नंबर चाहिए। ठीक है, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी थी कि जिन बच्चों में ओवर कॉन्फिडेंस था, लेकिन लाइक हर एक इंसान को ऐसा लग रहा था कि हमारा क्लियर हो जाएगा। आप सोचो 3000 बच्चों को हटाया गया है, 3000 बच्चों को उठाया गया। अब मेरे को, मुझे सेल्फ डाउट हो रहा था, ऐसे बीच बीच में कहीं कहीं क्वेश्चंस आ रहे थे जो मुझे ऐसे लग रहे, जैसे अपन ने रेप वाला क्वेश्चन पढ़ा, तो वहां पे मुझे समझ में आया कि यार ये गलत लिख कर आई हूं मैं। ठीक है, ऐसे बीच बीच में मुझे सेल्फ डाउट,
तो आप ये सोचो, कभी भी मैं हमेशा बोलती हूँ ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। आज भी जैसे मैं पास हुई, तो जो भी मेंस पास हुआ होगा फर्स्ट टाइम, तो उसको एकदम से कितना ऐसे खुशी सी होती है कि यार हम मेंस पास कर गए। आप बोलोगे लास्ट ईयर तो जैसे नहीं होता कि बहुत सातवें आसमान पे पहुंच, जब लास्ट टाइम था कि सातवें आसमान में पहुंच गई हूँ। इस साल कुछ भी फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हूँ। क्योंकि आपका नाम जब तक लिस्ट में नहीं आता है, तब तक आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। एक तो कभी भी, एक क्या होता है, प्री क्लियर करना इजी टास्क है, मेंस क्लियर करना सब आपकी कला पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पेपर लिख कर आते हो। और आज यदि आप मेरी क्लास में हो, तो आप सब लोग एक वो नहीं होता, ओथ ले लो, प्रण ले लो कि आपको अपना पेपर कंप्लीट करने पे फोकस करना है। ठीक है, स्ट्रेटेजी में अब थोड़ा सा मैं आपको ऐसे बता दूंगी कि आपको, वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, 3 मिनट में पहले पेपर पढ़ो, और उसमें पहले ही आपको आपकी जो स्टेट है, जिस भी स्टेट का आप पेपर दे रहे हो, पहले देखो कि उस पेपर जो भी मतलब स्टेट है, उसमें किस तरीके से पेपर आता है। कितने 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये सब आपको देखना है। ये स्ट्रेटेजी मैंने और रश्मि मैम ने पेपर से एक दिन पहले बनाई थी कि भाई आपको कि 1:20 तक, जैसा हमारा कुछ था कि हमें ये मतलब 40 मिनट में हमारे को ये पोर्शन कंप्लीट करना है, 3 नंबर के क्वेश्चन वाला। ठीक है, 50 मिनट में हमको ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना है। जजमेंट राइटिंग के लिए हमारे पास में 40-50 मिनट होने चाहिए। तो वो स्ट्रेटेजी मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी काम में आएगी। तो आप चारों जिस भी स्टेट का पेपर दे रहे हो, राजस्थान का दे रहे हो, जम्मू कश्मीर का दे रहे हो, तो सबसे पहले फालतू की चीजें छोड़कर पुराने पेपर्स के देखना कि क्या पैटर्न आता है, किस तरीके का पैटर्न आता है। क्योंकि आना एक अलग, जिसने भी प्री क्लियर किया था राजस्थान का, वो इंसान बहुत इंटेलिजेंट इंसान था। मैं सही बता रही हूँ, जो भी 36 बच्चे थे जिन्होंने भी प्री क्लियर किया, वो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अच्छे बच्चे थे। क्योंकि प्री का पेपर बहुत 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 हार्ड था, बहुत हार्ड था। हमें ऐसा लग रहा था कट ऑफ 40-50 के बीच में जाएगी, लेकिन बच्चे इतने इंटेलिजेंट थे कि भाई 70 के पार गई। लेकिन प्री लिखना एक अलग, प्री पास करना एक अलग चीज होती है। क्योंकि नहीं, बच्चों को लिखना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है। आराम से आप डेली, अभी कब आपका पेपर आएगा आप लोगों को पता नहीं है, आराम से आप लोगों को बस मन में ये सोच लो कि आज मेरे को ना इस क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना है। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन याद कराया था कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो आप मन में ऐसे सोचो रात को कि यार एग्जाम में यदि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आएगा, तो मैं आपको मेरी वैसे चीज, जैसे मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैं पढ़ा रही हूँ तो आप आराम से लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद करवाया था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, फिर मैंने आपको उसकी डेफिनेशन याद करवाई, मतलब वो याद करवाई थी, पनिशमेंट। फिर मैंने आपको एक केस याद करवाया था, क्या मैं सिंगल पर्सन को कन्विक्ट किया जा सकता है। तो आपके माइंड में ये चलते रहना चाहिए कि यार यदि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का क्वेश्चन आ गया, तो मैं ये चीजें लिख सकती हूँ। आपका एक केस लॉ तैयार रहना चाहिए, विनायक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मैंने आपको याद कराया था, अभी मुझे पता है आप चारों को नहीं याद होगा। ठीक है, कि भाई एक इंसान को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। तो से आपको प्रिपरेशन करनी कि भाई क्या क्या कौन कौन सी थ्योरी होती है बीएनएस में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में चलते रहने चाहिए कि मैं, कि मतलब यदि बाय चांस ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम्पल। और सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल्स को इग्नोर करना नहीं है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। क्वेश्चन यदि बीएनएस की बात करें, आईपीसी की बात करें, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के जो एग्जाम्पल है, उन्हीं को घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन्हीं को घुमा फिरा के। तो एग्जाम्पल को ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया समझ में आ गया, 4 बार पढ़ो तो आपको कुछ नया समझ में आएगा, नया समझ में आएगा। ठीक है, और आई होप आराम से आगे अच्छे से आप मेंस लिखोगे। कभी बीएनएस की क्लास खत्म हो जाए, मैं मतलब ठीक है, अभी हमारा इंटरव्यू तो शायद 15-16 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जजमेंट राइटिंग की एक अच्छी, मेरे पास में है ऑलरेडी जजमेंट राइटिंग क्लास। लेकिन कहाँ, जो आज से 3 साल पहले पारुल जो जजमेंट राइटिंग लिख कर आई थी, और आज से 3 साल बाद जो पारुल जजमेंट राइटिंग लिख कर आई है, मैं खुद बताती हूँ। वो जजमेंट राइटिंग जो आया था, मुझे टिप्स पे पता था कि यार ये शब्द लिखने हैं। तो आप चारों को भी, अभी जो भी बच्चे क्लास देखेंगे आगे, जो ठीक है, आपको जजमेंट राइटिंग भी आनी चाहिए। यदि आपके स्टेट में लैंग्वेज आती है, तो आपको लैंग्वेज भी आनी चाहिए। ठीक है, शुभांगी आपके कोई आती है लैंग्वेज, ऐसे राइटिंग वगैरह आती है जम्मू कश्मीर में? मैम यस मैम, इंग्लिश का पेपर तो होता है, बट मैम आप जजमेंट राइटिंग किसकी, मुझे समझ नहीं आ रहा आप किसकी बात पेपर कर में रहे हैं। आपके जजमेंट राइटिंग नहीं आती है मेंस में? नो मैम।
अच्छा, जजमेंट राइटिंग नहीं आती है, ठीक है। लेकिन जजमेंट आपके क्वेश्चंस ही इस तरीके के आते हैं ना जिसमें आपको आंसर मैम निकालना पड़ता है। क्वेश्चंस बोलो कैसे पुट करते हैं, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस होते हैं हाँ, लाइक। प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आते हैं जैसे हमारे स्टेट में शायद हिना इरम आप यहाँ के हो मतलब राजस्थान के देवगी ना, तो यहाँ पे अश्मिता बेस्ट उसमें आती है वेस्ट बंगाल में जजमेंट राइटिंग। नो नो मैम, हमारे यहाँ आपके भी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँ कि जैसे मान लो कि कोई भी आपका लैंग्वेज का पेपर है, तो ऐसा नहीं है कि लॉ 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 पढ़ते जाना है, ठीक है। जो इस बार का पेपर पैटर्न था, लॉ सिंपल था, हर इंसान को आता होगा, जो इंसान लिखने बैठा है हर किसी को आता होगा। लेकिन वो 3600 बच्चे पास नहीं हुए, 3600 बच्चे पास नहीं हुए जिनको आता था। क्यों? डिफरेंट चीजें, जजमेंट राइटिंग और ऐसे राइटिंग, जजमेंट राइटिंग और ऐसे राइटिंग ने ही क्या कर दिया, बच्चों के मार्क्स कम करे या ज्यादा करे, ठीक है। तो लॉ के साथ साथ आपके जो साइड बाय वाली चीजें हैं जो हम इग्नोर करके चलते हैं, जैसे मान लो कि आपके ऐसे राइटिंग आती है, तो आप हिंदी में सोचना चालू कर दो कि यार इसका ऐसे आ गया, इसका ऐसे आ गया, तो हमें क्या लिखना है, ठीक है। ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। लॉ लॉ पे फोकस करो, लेकिन इतना भी फोकस मत करो कि जैसे आपको थोड़ी सी बहुत ग्रामर सही लिखनी आनी चाहिए, आपकी राइटिंग थोड़ी बहुत सही होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। आपका उद्देश्य जज बनना है, मैं यही मानती हूँ। अपना उद्देश्य किताबों को रटना, ठीक है, रटना भी है, लेकिन लास्ट उद्देश्य अपना जज बनना ही है। हमको ऐसा नहीं कि हम यहाँ से भी ज्ञान ले ले वहां से भी ज्ञान ले लें, ऐसा नहीं करना है, आपको जज बनना है, ठीक है। तो जज बनने के लिए आप हर भी चीजें कर सकते हो, ठीक है। जहाँ से आपको लगता है कि मैं ना मुझे ना ऐसे पढ़ने हैं, तो यार रोज नहीं तो कम से कम एक सप्ताह में एक ऐसे तो प्रिपेयर कर सकते हो, ये तो आपके लिए सिंपल है। एक सप्ताह में एक ऐसे पढ़ना, उसे समझना, ये एक सिंपल चीज है। आप ऐसा नहीं है कि यार एक दिन में मैं इंग्लिश का ऐसे लिखने बोलूं, लेकिन 7 दिन एक 3 पेज के ऐसे लिखने के लिए बहुत इजी हो। मैं मानती हूँ कि आप दोनों इंग्लिश मीडियम के होंगे या शुभांगी इंग्लिश मीडियम की होगी, मैं एक ऐसी लड़की जिस जो हिंदी मीडियम की हूँ, लेकिन मैंने ऐसे की प्रिपरेशन करी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छे से लिख कर आई हूँ। और आप लोग यदि आपका इंग्लिश सही है, यदि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं थोड़ा सा उनको लगता है हिंदी में मतलब परेशानी होती है, तो आपको लगता है कि भाई हमारी इंग्लिश सही है, तो हिंदी के ऐसे लिखने चालू कर दो। हिंदी के ऐसे का पैटर्न देखना चालू कर दो कि कैसे लिखना चाहिए, कब प्रस्तावना लिखनी है, कब उसके लाभ हानि लिखनी है, कब डेफिनेशन लिखनी है, कब हिस्ट्री लिखनी है। ये सारी चीजें हिना और इरम जैसे, क्योंकि आप यहाँ के हो, आपको ये सारी चीजें पहले से ही पता होनी चाहिए। कोई इंस्टीट्यूट नहीं बताएगा, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं बताएगा, मैं सही बता रही हूँ। क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, हर इंस्टीट्यूट में फ्री पढ़ा के कोई आपको मेंस के लिए भी नहीं पढ़ाता है, ठीक है। कोई मेंस के लिए प्रिपरेशन नहीं करवाता है। सारे जो करियर होता है वो अपने हाथ में होता है। आज मैं अपने स्टूडेंट ट्रेनीज को बता के आई थी, जो मेरे ट्रेनीज है, कि आपका करियर आपके हाथ में ही है, ठीक है। जैसे मैं बन जाती लास्ट 3 इयर्स पहले भी, लेकिन मेरी लापरवाही कि मैं उस जो जिसने मेरा सर्टिफिकेट बनाया मैं उसके पास जाके खड़ी नहीं हुई कि भाई बना, मैंने बहुत लापरवाही करी, उसने 1 डेढ़ महीने में मेरा सर्टिफिकेट बनाया। यदि मैं वो जल्दी जल्दी करती तो वो बना के दे देता और मैं बनती, लेकिन वो मेरी लापरवाही। तो आप लोग पहले से चीजों को प्रिपेयर करके रखो ना कि क्या चीजें आ सकती है, क्या चीजें आ सकती है। ऐसा नहीं है कि पहले हम प्री क्लियर करेंगे, फिर हमारे पास में जैसे फिर हम मेंस लिखेंगे। अब आप मान लो कि जैसे राजस्थान ने इस बार 1 से 1.5 महीने का टाइम दिया आपको मेंस लिखने का, आप 1.5 महीने में जजमेंट राइटिंग पढ़ोगे कि आप मेंस लिखने की प्रिपरेशन करोगे, कुछ नहीं बच्चे पूरे सक पका जाते हैं, ठीक है। एक बार ये चीजों का ध्यान रखोगे क्या, एक बार हेड रेस कर दो और आज से ही प्रण ले लो कि जो एग्जाम का पैटर्न है हमें पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है कि यार ये एग्जाम का पैटर्न है, इस एग्जाम के पैटर्न की तरह हमको पढ़ना है। बता मेंस में सारा बेयर एक्ट नहीं पढ़ना होता, सारी चीजें नहीं पढ़नी होती मीन्स के अंदर। ऐसा थोड़ी कि आपसे मतलब इसमें गवर्नमेंट की डेफिनेशन या आईपीसी में गवर्नमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई थी, तो ऐसा थोड़ी है कि आपसे गवर्नमेंट की डेफिनेशन पूछ लेंगे। तो पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, ठीक है। शुभांगी कोई क्वेश्चन है, आगे चलते हैं भाई। यस मैम। हम्म। मैम जैसे प्रॉब्लमेटिक जो आंसर्स होते हैं ना, उनको क्या हम्म। जजमेंट राइटिंग के थ्रू लिखना होता है, लाइक जैसे प्लेंटिव डिफेक्ट? नहीं 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 नहीं, सिंपल जैसे आपके पैटर्न, एक बार मुझे पेपर शेयर कर देना तो मैं इसका एक बार देख लूंगी किस तरीके से आते होंगे आपके पेपर। तो मैम, आपके पास जजमेंट राइटिंग का भी है?
हाँ मेरे पास जजमेंट राइटिंग का है, लेकिन जो मैंने पहले पढ़ाया था तो मुझे लगता है कि मैंने लाइक 70% ही रिकॉर्डिंग पढ़ाई थी, तो मैं चाहती हूँ आप ले लेना रिकॉर्डिंग। लेकिन मैंने जैसे अब जजमेंट राइटिंग जब मैंने अभी स्टार्ट करी, अभी वापस पढ़ी जब मैंने मेंस में, तो मैंने काफी चीजें सीखी जजमेंट राइटिंग में हम क्या क्या चीजें और लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैं कभी जैसे अभी भी अपनी कभी क्लास खत्म होगी, जितने भी दिन चलेगी, अब तो ज्यादा मतलब जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो तो हम पढ़ा चुके। तो जजमेंट राइटिंग की मैं आपको एक चीजें बताऊंगी, आप क्या क्या लिख सकते हो जजमेंट राइटिंग में। लाइक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन भी आए तो आपको आप क्या क्या लिख सकते हो। ठीक है, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट है। देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस। देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस क्या था उद्देश्य, कि आपको किसी और की डेथ कॉज करनी थी। आपको किसी और पर्सन की डेथ कॉज करनी थी, लेकिन आपने किसी और पर्सन की डेथ कॉज कर दी। आपको किसी और पर्सन की डेथ कॉज करनी थी, लेकिन आपने किसी और पर्सन की डेथ कॉज कर दी, तो ये वाला इसको कहते हैं ट्रांसफर्ड मैलिस। करना तो आप किसी की चाह रहे थे, लेकिन उसी काम में आपने किसी और की डेथ कॉज कर दी। भाई मान लीजिए मैं मोहन की डेथ करने जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि मोहन है, वो नहीं होता कि कि ना लाइक तकिए के नीचे या चादर के नीचे मोहन है, लेकिन निकलता कोई और है मारने में, तो भी यही माना जाएगा ट्रांसफर्ड मैलिस, कि मेरा इंटेंशन उस पर्सन को मारने का था। देखिए ऐसे कुछ लिखा हुआ है कि कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। If a person by doing anything which he intends or knows to likely to cause death, एक पर्सन को पता है कि भाई मर जाएगा इंसान, उसका इंटेंशन है, नॉलेज है, commits culpable homicide by causing the death of any other person, मतलब किसी और पर्सन की डेथ कर देता है जिसकी डेथ ना ही इंटेंड की गई थी ना ही उसको नॉलेज थी। The culpable homicide committed by the offender is of the description of which it would have been if he had caused the death of the person whose death he intended and knew himself to be likely to cause। तो ऐसा ही माना जाएगा, ऐसा ही माना जाएगा कि इस पर्सन की डेथ, जिस पर्सन की डेथ हुई है उस पर्सन की डेथ करने का इंटेंशन था, नॉलेज था। एक बस सिंपल सा कंसेप्ट, कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ट्रांसफर्ड ऑफ मैलिस ट्रांसफर कौन से सेक्शन में, तो भाई इस सेक्शन में, सेक्शन 102 में है। ठीक है, कौन से सेक्शन में, 102। मैलिस ट्रांसफर, मैलिस मतलब गलत इंटेंशन, गलत नॉलेज होती है, उसका ट्रांसफर हो गया तो सेक्शन 102 में है। बस इतना ही आपको याद करना है, ज्यादा ये एग्जाम में पूछा नहीं है। बस ये पूछा जा सकता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ मैलिस ट्रांसफर क्या होता है, तो आप ये लिख देना कि किसी को मारना था लेकिन कोई और मर गया, तो ये माना जाएगा कि उसको मारने का इंटेंशन था या उसको मारने की नॉलेज थी। इसे डॉक्ट्राइन ऑफ मैलिस ट्रांसफर कहा जाता है। पनिशमेंट देख लो मर्डर की, कल हमने देखा था कि डेथ एलआई प्लस फाइन। अब इसके अंदर कुछ कुछ चीजें आई हैं, तो एक बार देख लेते हैं कि व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5 or more person एक्टिंग इन कंसर्ट कमिट्स मर्डर ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ और एनी अदर सिमिलर ग्राउंड, ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप शैल बी punished with death or imprisonment of life or shall be liable to fine। क्या बोल रहा है, कॉमन इंटेंशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कॉमन इंटेंशन की, कि यदि किसी ग्रुप ऑफ 5 पर्सन, ग्रुप 5 या 5, कॉमन इंटेंशन नहीं बोल सकते, कॉमन इंटेंशन में 2 लोग होते हैं, लेकिन इसने स्पेसिफिकली एक अलग से चीज बोल दी कि यदि 5 से ज्यादा लोग या 5 लोगों का ग्रुप मिलकर इन आधार पर, मतलब कि रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, पर्सनल बिलीफ या एनी अदर ग्राउंड के आधार पर, ठीक है, एनी अदर सिमिलर ग्राउंड के आधार पर मार देता है, तो पनिशमेंट हर एक इंसान को मिलेगी। देखो, ईच मेंबर को मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं हम कॉमन इंटेंशन में पढ़ चुके हैं, कॉमन इंटेंशन में हमने ये चीज पढ़ ली थी। लेकिन यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है 5 लोग, पनिशमेंट सेम है, पनिशमेंट कहीं भी अलग नहीं है। देखो, इन्होंने लिखा डेथ, यहाँ पे है डेथ, यहाँ पे है एलआई और प्लस फाइन, लेकिन इनका अलग से कि भाई 5 लोगों के ग्रुप ने करा है, तो सब लोगों को, ईच मेंबर, यहाँ पे स्पेसिफिकली वर्ड है कि हर एक इंसान को क्या मिलेगी, हर एक इंसान को सजा मिलेगी। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। इसमें कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि इसमें एडिशनल कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बस एक अलग प्रोविजन ऐड कर दिया है। देखो आगे क्या लिखा हुआ है। अब कल हमने क्या पढ़ा था, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड पढ़ा था। मैंने क्या कहा था, यदि वो पर्सन मर जाता तो उसको किसकी पनिशमेंट मिलती, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट मिलती। अभी वही सेम लाइन बोलेंगे,
कि यदि वो पर्सन मर जाता तो यदि किसकी पनिशमेंट मिलती, उसको किसकी पनिशमेंट मिलती, मर्डर की पनिशमेंट मिलती। और आपको याद भी होगा कि यदि अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड किया गया है और हर्ट हो जाता है तो 7 साल की सजा मिलती है, और हर्ट नहीं होता है तो 3 साल की सजा मिलती है। कल मैंने याद कराया था, याद होना चाहिए आपको। अब लेकिन इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि whoever does any act with such intention or knowledge and under such circumstances, if he by that act cause death, यदि वो पर्सन को मार देता, he would be guilty of murder। सेम टू सेम सेंटेंस ऊपर उधर लिखा होता है, ये सेम टू सेम है कि यदि कोई एक ऐसा एक्ट इंटेंशन और नॉलेज से किया जाता है उस सर्कमस्टांसेस में कि यदि वो पर्सन मर जाता तो वो पर्सन गिल्टी होता मर्डर के लिए। यदि हर्ट कॉज नहीं हुआ है तो 10 साल की सजा है प्लस फाइन। ठीक है, 10 साल अप टू 10 ईयर, इसका मतलब अप टू 10 ईयर प्लस फाइन। और यदि हर्ट कॉज हो गया है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है। किसकी सजा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। याद रहेगा, याद रहना चाहिए। वहां पे 3 और 7 था तो ऑफकोर्स ज्यादा ही होगी अटेम्प्ट टू मर्डर। यहाँ पे 10 और एलआई है, 10 और एलआई है, मतलब हर्ट कॉज नहीं हुआ तो 10 साल की सजा है, और हर्ट कॉज ओके हो गया तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन की सजा है। देखो, एक पर्सन है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, तो अटेम्प्ट बाय लाइफ कन्विक्स, एक पर्सन है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में है। अब वो अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहा है, मतलब मान लो भाग भगा गया था, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट से गुजर रहा था, बीच में से भाग भगा गया। अब उसने अटेम्प्ट टू मर्डर करा है। मान लो मैं मतलब कोई भी जेल, मोहन नाम का पर्सन जेल में है, भाग गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली है, बेल पे हो या किसी भी तरीके से हो, उसने क्या कर दिया, उसने अटेम्प्ट टू मर्डर करा है, उसने अटेम्प्ट टू मर्डर करा है, तो उसकी जो सजा है वो होगी डेथ एलआई। और एलआई का मतलब इन्होंने बोल दिया नेचुरल लाइफ। समझ में आया मैंने क्या बोला? जो पर्सन लाइफ कन्विक्ट है, जो पर्सन लाइफ कन्विक्ट है, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, उसके द्वारा अटेम्प्ट किया जा रहा है मर्डर करने का। उसकी जो पनिशमेंट है डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, जो नेचुरल जो भी रिमाइंडर्स ऑफ लाइफ होगी। डन, एक बार हैंड रेज करो, अटेम्प्ट टू लाइफ कन्विक्ट। अब आपको ठीक है, अब आ जाओ पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। ठीक है, whoever being under the sentence of imprisonment for life commits murder, he shall be punished with death and with imprisonment for life, or which shall mean the remainder of persons। हाँ इससे पहले क्या पढ़ा फिर? बता, उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर है, ओके ओके। ठीक है, यहाँ पे मर्डर है, पनिशमेंट फॉर मर्डर और पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट। यहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर करा है उसने, मतलब ये देखो अटेम्प्ट टू मर्डर की सजा है ना इसके अंदर। और यहाँ पे वर्ड मे है, क्या है, मे है, और यहाँ पे वर्ड क्या है, शैल है। ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। जब अपन 303 इसकी बात करते हैं, सेक्शन 303 की बात करते हैं आईपीसी का, शुभांगी आइडिया है सेक्शन 303 आईपीसी? आई थिंक कल्पेबल होने चाहिए। कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, देखो ये है, इसका नाम है अटेम्प्ट टू मर्डर, नहीं मर्डर कॉज कर देना। whoever being under the sentence of imprisonment of life commits murder shall be punished with death। देखो मैं एक चीज बताती हूँ आप लोगों को कि ये जो सेक्शन है, दे दीजिए, कि ये जो सेक्शन है अपना, यहाँ पे मैंने पर्पल कलर ये इसलिए कर रखा है कि जब हम पहले 303 की बात करते थे तो यहाँ पे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, whoever being under the sentence of imprisonment for life commits murder shall be punished with death। तो यहाँ पे ना क्या था, एक ना केस था,
कौन सा केस था? मीठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब नाम का एक केस था। उससे इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था। जैसे बहुत सारे सेक्शन है, एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया, तो इसे भारतीय न्याय संहिता में नहीं लेकर आए एडल्ट्री को, लेकिन इस सेक्शन को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया था। अब आपको पता होना चाहिए कि क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया। बताती हूँ पहले। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, whoever being under the imprisonment for life commits murder shall be punished with death। आपको कुछ गलत लग रहा है इसके अंदर, इस सेक्शन में कुछ गलत लग रहा है? अश्मिता, शुभांगी, इरम, है ना? कोई बता सकता है क्या गलत है इस सेक्शन में, क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया? और यदि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो बीएनएस में भी तो ये सेक्शन है कि कोई इंसान यदि लाइफ कन्विक्ट है, उसके द्वारा मर्डर किया जाता है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी डेथ, ही शैल बी पनिश्ड विद डेथ। बताओ। मैम it violates the article 14 and article 21। समझ में आया? यहाँ पे क्या आर्टिकल 14 और 21 को तो वॉयलेट कर ही रहा है, साथ में डिस्क्रिशन का है कोर्ट का। कोर्ट का डिस्क्रिशन कुछ भी नहीं है ना। आपने तो बोला, मान लो कि उसकी कोई भी परिस्थिति रही होगी, है ना, या मतलब समझना, उसके इंसान की कोई भी परिस्थिति रही हो, तो उसने मर्डर कर दिया, समझना, मर्डर कर दिया, आपने तो बोल दिया कि इसको डेथ की पनिशमेंट दो, है ना? अश्मिता, शुभांगी, रम, समझ में आया? आपने कहा है डिस्क्रिशन। कोर्ट सुनेगा क्यों? कोर्ट क्यों सुनेगा? कोर्ट तो ले मर्डर, कोर्ट ने कहा, तुमने लिखा है 303 में कि ले डेथ की सजा सुना देते, हम क्यों सुने, हम क्यों ट्रायल करें, हम क्यों इंक्वायरी करें? तो मीठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के तहत इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया। यहाँ पे पर्पल कलर करने की क्यों जरूरत थी, ये भी पढ़ो और मुझे बताओ कि क्यों जरूरत है। पहले तो इसको पढ़ लो। यहाँ पे लिखा था, whoever being under the sentence of imprisonment for life commits murder shall be punished with death। और यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ो कि whoever being under the sentence of imprisonment for life। पहले तो ये सेक्शन यदि भाग अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया, तो यहाँ क्यों आया कि whoever being under the sentence of imprisonment for life commits murder shall be punished with death or imprisonment for life, which shall mean the remainder of the person's natural life। बताओ। मैम क्योंकि कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है ना शायद अब यहाँ पे ऑप्शन डाल दिया इन्होंने कि या तो डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। एक बार हैंड रेज कर दो, समझ में आया? यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाली बात ही हटा दी। अब तो मतलब ऐसी सिचुएशन आ रही है तो भाई इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे दो, ठीक है? तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाला कंसेप्ट ही हटा दिया इन्होंने, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन दे दिया कि भाई थोड़ी बहुत लगता है कि भाई मर्सी करनी चाहिए, तो इन्होंने ये दे दिया कि फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इन्होंने ऑप्शन में दे दिया। और जो ऊपर है अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर में वर्ड है मे, क्या याद रखोगे? मे, और यहाँ पे है शेल, ठीक है, डन। याद होना चाहिए, अटेम्प्ट टू मर्डर यदि लाइफ कन्विक्ट के द्वारा किया जा रहा है तो वहां पे है डेथ या एलाई, और यहाँ पे शेल वर्ड है, तो आपको ये शब्द याद रखना है। आ जाइए, कुछ और लिखा हुआ है तो वो देख लेते हैं। कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, भाई इतना भयंकर सेक्शन है, हर इंसान को आना चाहिए। कई बार गिरते पड़ते, कई बार नॉर्मल लाइफ में सबसे ज्यादा ये सेक्शन काम में आता है। इसकी पनिशमेंट 2 साल की थी पहले, इन्होंने कर दी 5 साल की पनिशमेंट। जहां पर्पल कलर है ऑफकोर्स चेंज हुआ है, इन्होंने कितने साल की पनिशमेंट कर दी? ऐसे देखो क्या होता है, कई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं नेग्लिजेंस में, जैसे मैं ही हूँ, आप मुझे देखो, मैं एक बार गाड़ी बैक ले रही थी, मुझे ब्रेक लगाना था, मैंने रेस पे पैर कर दिया, डाल दिया गलती से, मेरी गलती हो गई, ऐसे नेग्लिजेंस कर ली मैंने, तो रेस पे पैर डाल दिया, मेरी बैक लाइट टूट गई कार की। अब आप ये सोचो, कभी कभी लोग है ना ऐसी इस चीज का एक्सक्यूज ले लेते हैं कि हमने गलती से, कभी आपने कई बार सुना होगा, और लड़कियों के मुंह से, मतलब ऐसी ये गलत बात नहीं है, लेकिन हमने सुना होगा कि हमने गलती से ब्रेक की जगह रेस पे मार दिया, सुना है? अब इसकी सजा हर, अब वो मार दिया, इंसान मर गया, आप सोचो इंसान मर गया, 2 साल की सजा होती थी बस, ठीक है, 2 साल की, अप टू 2 इयर्स की पनिशमेंट थी, डेथ बाय कॉजिंग नेग्लिजेंस। तो इन्होंने पनिशमेंट बढ़ा के 5 साल कर दिए, क्योंकि कोर्ट में ये केस कंटिन्यू आने लग गए थे। तो आ जाइए देखिए, ऐसे कुछ है कि whoever causes death of any person by doing any rash or negligent act नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, इसे मानव वध की कैटेगरी में नहीं माना गया कि भाई इसे कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में नहीं माना गया, इन्होंने बेचारे इसकी क्या कर दी, डेथ कॉज कर दी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से। तो इसकी जो पनिशमेंट है वो मिलेगी 5 साल की, और प्लस फाइन, इसलिए पर्पल है क्योंकि +2।
ठीक है, और एक और कुछ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। whoever causes death of any person by rash or negligent driving of vehicle, मतलब अब यहाँ पे देखो ये कुछ अलग एक्ट है, इन्होंने कहा मतलब इसमें ड्राइविंग ऑफ व्हीकल नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई अलग एक्ट जिसमें रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से पर्सन मर गया है, लेकिन नीचे इन्होंने लिखा कि जिसने डेथ कॉज करी है ड्राइविंग ऑफ व्हीकल से और वो भाग गया पुलिस को इन्फॉर्म करे बिना या मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करे बिना, तो उसकी जो पनिशमेंट है वो 10 साल है। समझना, पारुल जैन ने सॉरी पारुल जैन नहीं, किसी ने डेथ कॉज कर दी नेग्लिजेंस के अंदर, यदि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है तो सजा कितने के साल की, अप टू 5 इयर्स, और वहां से मौके पे फरार हो जाते हैं। भाई ये प्रोविजन लाने की जरूरत क्यों थी, क्योंकि 2 साल की सजा देके छूट जाते थे, और शायद ये कंपाउंडेबल ऑफेंस भी है, ठीक है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है, थोड़ा बहुत पैसा दिया चीजें बराबर हो जाती थी। तो अब यहाँ पे ऐसी ऐसी सिचुएशन आई तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि बीएनएस में 304 बी जो सेक्शन था आईपीसी का वो चेंज हुआ है। तो आपको पूछे कैसे चेंज हुआ है, बोले 2 साल की सजा को 5 साल में कर दिया है। और एक नया प्रोविजन आया है कि यदि भाग मौके पर फरार हो जाता है बिना पुलिस वाले या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए तो क्या होगा, आपको 10 साल तक की सजा मिलेगी। ठीक है, एक बार हैंड रेज कर दो, याद हो गया होगा, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका जो एक इलस्ट्रेशन है, हमेशा कोई नहीं ड्राइविंग केस ही नहीं होते। is cutting the wood with an axe at a place where children are playing. ठीक है, the axe flies off and kills a child. Here, if there was want of proper caution on the part of a, he is liable for causing death by negligence. ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, आप समझना इसको समझना कि बच्चे खेल रहे हैं आसपास, तो जो लकड़ी काट रहा है उसको प्रॉपर ध्यान तो रखना चाहिए ना। अब उसने देखा बच्चे खेल रहे हैं और उसने काटा होगा किसी के उड़ के लकड़ी, किसी बच्चे की आंख वाँख में लग गई, या कोई बच्चा मर गया, कोई बच्चा मर गया, तो इन्होंने क्या कहा, डेथ बाय कॉजिंग नेग्लिजेंस। अब समझना मेरी एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, पहले तो एक बार हैंड रेज करो, एरम है ना, शुभम भाई आपको ध्यान रखना चाहिए थे ना, आपको ध्यान रखना चाहिए था, बच्चे खेल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, एक जो किसान है या जो लकड़ी काटता है, कुम्हार जो भी, तो लकड़हारा वो लकड़ी काट रहा है, आसपास उसको लोग नहीं दिख रहे, उसने काटी किसी के, मतलब कोई नहीं था, खाली जंगल में काट रहा था। अब जाकर वो लकड़ी लग गई किसी की आंख में, तो कौन से सेक्शन में पनिशमेंट मिलेगी, जल्दी से बता दीजिए प्लीज यार, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। वापस बोल रही थी, लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, आसपास कोई नहीं था, जंगल में काट रहा था, काट सकता है भाई जंगल में, तो किसी के जाकर वो लग गई, लकड़ी लग गई, और वो आग लग गई, या बहुत तेज ही लकड़ी लगी तो वो मर गया, तो कौन से सेक्शन में मैम पनिशमेंट तो नहीं मिलेगा ना, एक्सेप्शन किस एक्सेप्शन में आएगा? वो मुझे अरे किसी को पता है शुभांगी? मैम थोड़ा रिपीट कर देंगे, बहुत मैम आई थिंक कल हो पे रहा था। हाँ सुनो, मैम आई दोनों समझाती हूँ मैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि बच्चे खेल रहे हैं, छोटे बच्चे, आपके ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, छोटे बच्चे आसपास खेल रहे हैं, लकड़हारा या कोई भी इंसान लकड़ी काट रहा है, और एकदम से वो लकड़ी भयंकर कटी और किसी के लग गई, पेट में जाके लग गई, और बच्चे में से कोई मर गया, तो इट इज कॉल्ड डेथ बाय नेग्लिजेंस, कि उसने नेग्लिजेंट करा, उपेक्षा करी, आसपास बच्चों का ध्यान नहीं रखा। तो ये पहले तो ये वाला चीज समझ में आ गई, एक बार हैंड्रेस करो कि उसने ये डेथ बाय कॉज। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि लकड़ी काट रहा है जंगल के अंदर, ठीक है, जंगल के अंदर लकड़ी काट रहा है, काटते 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 किसी के लग गई लकड़ी और मर गया, आसपास में कोई जा रहा था, गुजर रहा था, लकड़ी लग गई, मर गया, कौन से सेक्शन के अंदर उसको पनिशमेंट मिलेगी, पहले तो ये बता दो। समझ में आ गया ना क्वेश्चन, कौन से सेक्शन के अंदर पनिशमेंट मिलनी चाहिए उसको? पनिशमेंट नहीं मिलेगी भाई, पनिशमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि क्यों नहीं मिलेगी ये भी तो बताओ, कौन से सेक्शन में कवर होगा, सेक्शन तो नहीं, नाम ही बता दो, सेक्शन तो मुझे लगता नहीं आपको याद होंगे, नाम ही बता दो कौन से सेक्शन में लगना चाहिए एक्सेप्शन। भाई एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून एक शब्द सुना था आप लोगों ने, याद रहना चाहिए, ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको याद रहनी चाहिए कि व्हेन एन एक्ट इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून, ठीक है, while डूइंग लीगल एक्ट, लीगल मीन्स लीगल मैनर, और कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, यस तो ठीक है,
ये देखो ये दोनों सेक्शन में डिफरेंस समझना, दोनों जो एग्जाम्पल दिए मैंने उसमें डिफरेंस समझना। जैसे मैंने आपको कल एक एग्जाम्पल बताया था, दो की लड़ाई हो रही है, दो की लड़ाई हो रही है, यदि बाय चांस गलती से बच्चा मर जाता है, यदि गलती से बच्चा मर जाता है तो इट इज कॉल कल्पेबल होमिसाइड, यदि सडन ग्रेव प्रोवोकेशन है, गलती से बच्चा मर जाता है तो ये क्या है, ये गट सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। लेकिन आप इंटेंशनली बच्चे को मारो, अब क्या करते हैं बच्चे है ना, जो स्टूडेंट्स रहते हैं एग्जाम्पल में उनको क्या रहता है, उनको ये लगता है कि हाँ हाँ हमने मर्डर के नीचे एग्जाम्पल पढ़ा था कि बच्चा मर गया और कल्पेबल होमिसाइड में आ गया। लेकिन आप उसके डीप में तो जाओ कि बच्चा इंटेंशनली मारा है उसने, तो ये मर्डर की कैटेगरी में आएगा। और यदि बच्चा गलती से मर जाता है तो ये कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आएगा। जो मैं समझाना चाह रही थी, आई होप समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन को रिपीट करके पढ़ना है, रिपीट भी पढ़ लो मैम तो समझ लास्ट में वाला पॉइंट रिपीट करना प्लीज, वो कल्पेबल वो होमिसाइड। तो नहीं समझ में आएगा, तुम जब क्लास लोगी मर्डर और उसकी तभी समझ में आएगा। कल की यदि तुमने क्लास नहीं ली है तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो कोई सेंस नहीं है रिपीट करने का, पहले कल की जाकर क्लास लेना, परसों कल की, फिर ही समझ में आएगा आपको। और आई होप आप तीनों को समझ गए होंगे, रन, हिना, अश्मिता, है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट, अबेटमेंट टू सुसाइड। तो यहाँ पे यदि आ- फालतू लोगों, मतलब अजीब से लोगों को यदि आपने अबेट किया तो आपकी पनिशमेंट डेथ है, याद रखो। अजीब से लोग कौन है, एक छोटे बच्चे को बोला कि जा सुसाइड कर ले, एक अनसाउंड माइंड को बोला जा सुसाइड कर ले, एक डिलीरियस पर्सन को बोल दिया सुसाइड कर ले, और एक पर्सन जो इंटॉक्सिकेशन की स्थिति में है उसको बोल दिया कि सुसाइड कर ले जाके, और है ना, और कर लिया उसने, तो आपको जो सजा मिलेगी वो मिलेगी डेथ, एलआई और 10 साल, डेथ, एलआई और अप टू 10 years, और आपको फाइन देना पड़ेगा। लेकिन आपने ऐसे ही नॉर्मल इंसान को बोल दिया, जैसे किसी को भी बोल दिया, मोहन नाम के पर्सन को बोल दिया, वो समझदार है, तो आपने मोहन नाम के पर्सन को बोल दिया कि जा सुसाइड कर ले, और उसने सुसाइड कर लिया, तो ये डेथ एलाई तो नहीं मिलेगी आपको, जो सजा मिलेगी अप टू 10 years मिल जाएगी। ठीक है, कौन कौन से पर्सन बोले मैंने, बच्चे को, डिलीरियस पर्सन को, अनसाउंड माइंड को आपने, और जो भी इंटॉक्सिकेटेड पर्सन को आपने बोल दिया कि जाके सुसाइड कर ले। भाई वो उनके पास वो नेचर ऑफ एक्ट समझ नहीं रहे हैं, और जाके उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो आपको मिलेगी डेथ की सजा। तो दो तरीके के अबेटमेंट टू सुसाइड है, एक तो है अजीब से लोगों के लिए और एक है नॉर्मल लोगों के लिए। ठीक है, अजीब से लोगों के लिए डेथ एलआई की सजा है, 10 years की सजा है, नॉर्मल लोगों के लिए 10 साल तक की सजा है। अब आ जाओ, ये ऑर्गेनाइज क्राइम में आपको एक बार पढ़ के समझा दूंगी, इसको अपन एक बार ड्रॉप कर देते हैं, अच्छा से एक टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर, इकोनॉमिक ऑफेंस भी पढ़ के बता दूंगी आपको, बता दूंगी, टेररिस्ट एक्ट भी बता दूंगी। ठीक है, 4 सेक्शन, 4-5 सेक्शन अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि मुझे खुद को पढ़ना पड़ेगा। अब आ जाओ हर्ट, हर्ट, ठीक है, कैसे याद रखोगे हर्ट, बीडी, बीडी आई, बीडी, बीडी याद रहना चाहिए आपको, बीडी होती है ना सिगरेट जैसी बीडी। whoever causes, whoever causes bodily pain, b मतलब bodily pain, d मतलब disease, और I मतलब infirmity, infirmity मैंने क्या बोला, whoever causes BDI, bodily pain, disease और infirmity, it's called hurt। याद हुआ, एक बार हैंड रेस करो। BD तो याद रखना है, whoever causes bodily pain, disease और infirmity, whoever causes, देखो ये लिखा है, whoever causes bodily pain, disease और infirmity to any person is what, किसी भी पर्सन को करता है तो उसे हर्ट कहा जाता है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ इतना बड़ा याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन माइंड में आज ही फिक्स कर लो कि मतलब यदि क्या होता है आपका, यदि इंटेंशन तो था आपका ग्रीवियस हर्ट करने का, और आपने कर दिया हर्ट, तो आपको सजा क्या मिलेगी, हर्ट। ठीक है, आपका इंटेंशन क्या था, हर्ट करने का, सॉरी ग्रीवियस हर्ट करने का, और आपने कर दिया हर्ट तो भी आपको सजा मिलेगी हर्ट, याद रखना। और आपका इंटेंशन था हर्ट करने का और गलती से आपने ग्रीवियस हर्ट कर दिया तो भी आपको सजा मिलेगी हर्ट की। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आई कि दोनों चीजों में, ग्रीवियस हर्ट के लिए दोनों चीजें, आपका इंटेंशन और आपका एक्ट, दोनों चीजें ग्रीवियस हर्ट होना चाहिए। मैंने जो बोला आपको समझ में आया, याद रखना कि जहां पे आपका इंटेंशन और नॉलेज ग्रीवियस हर्ट की है, लेकिन हर्ट कर दिया, मैंने, मेरे को मारना था उसको, ग्रीवियस हर्ट, अब अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे ग्रीवियस हर्ट की, कि मेरे को करना था उसका ग्रीवियस हर्ट, मेरे को करना था ग्रीवियस हर्ट, मुझे उसकी आंखें फोड़नी थी, लेकिन मारा मैंने घूसा तो उसके सिर में लग गई,
तो आपको सजा सिर में लगनी है, जो हर्ट है उसी की मिलेगी। लेकिन मेरा मेरा इंटेंशन था उसे सिर पे मारना, तो गलती से उसकी आंख फूट गई तो भी मुझे हर्ट की पनिशमेंट मिलेगी। एक बार हैंड रेस कर दो। दोनों चीजें, आपका इंटेंशन, नॉलेज और एक्ट आपका क्या होना चाहिए, ग्रीवियस हर्ट करने के लिए ग्रीवियस हर्ट ही होना चाहिए। ठीक है, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ऑफ कोर्स आप इंटेंशन प्रूव करोगे वहां बैठे बैठे कि मेरा इंटेंशन हर्ट करने का ही था। पढ़ लेते कुछ लिखा हुआ। अ, ठीक है, सेम ही चीज लिखा हुआ है, इसको अपन इतना वो नहीं करते। मैम इंटेंशन हर्ट करने का या ग्रीवियस हर्ट करने का ही होना चाहिए? इंटेंशन आपका यदि ग्रीवियस हर्ट करने का है और आपने हर्ट कर दिया तो आपको जो पनिशमेंट मिलेगी किसकी मिलेगी, रम, हर्ट की। यस मैम। इंटेंशन आपका हर्ट करने का है और आपने ग्रीवियस हर्ट कर दिया तो भी आपको हर्ट की पनिशमेंट मिलेगी। इंटेंशन चाहे ग्रीवियस हर्ट हो, देखो दोनों दोनों वैसा वर्सा करके देख लो, यहाँ पे इंटेंशन है और यहाँ पे एक्ट है, यहाँ पे बराबर है। ठीक है, ये सम है। यदि आपका इंटेंशन हर्ट करने का है और आपने ग्रीवियस हर्ट कर दिया तो अपन को अश्मिता किसकी सजा मिलेगी? हर्ट का। ठीक है, एक बार चारों को समझ में आया? एक बार हैंड रेस कर दो। ठीक है, दोनों में से एक भी चीज यदि हर्ट है तो हर्ट की सजा मिलेगी, ये याद रख लेना। यदि आपका इंटेंशन ग्रीवियस हर्ट करने का है और आपने हर्ट कर दिया तो भी आपको किसकी सजा मिलेगी, हर्ट की सजा मिलेगी। एरम, याद रहेगा? यस मैम। ठीक है, अब आ जाओ वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, सजा हर्ट की नहीं मिलती है भाई, सजा हर्ट की नहीं मिलती, सजा मिलती है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। अब मान लो कि मैं रास्ते से जा रही थी, मैंने गलती से मार दिया बेचारे के, किसी के लग गई, तो मुझे नहीं पनिशमेंट मिलेगी भाई, नहीं मिलेगी। लेकिन मेरा इंटेंशन और नॉलेज है हर्ट करने का तो ही सजा मिलेगी। भाई गलती से तो, गलती वही एक्सीडेंट में फॉर्च्यून, हम पढ़ के आए ना कि भाई लग गई, अब मैं क्या करूं, गलती से गिर गया कोई तो मुझे नहीं मिलेगी हर्ट की सजा जब तक मेरा इंटेंशन और नॉलेज नहीं है। तो whoever voluntarily वर्ड है, क्या वर्ड है, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, whoever does any act with intention और नॉलेज, तो ही इसे कहा जाएगा वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। और इसकी जो पनिशमेंट है वो 1 साल 10,000 और वोट है। समझ रहे हैं? वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, आप हर्ट प्लस इंटेंशन और नॉलेज, हर्ट प्लस इंटेंशन नॉलेज, डन। याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, अब आ जाओ ग्रीवियस हर्ट। 8 तरीके से ग्रीवियस हर्ट होता है, इसमें चेंज हुआ है पिछली बार आईपीसी से। देखो, ऊपर से लेके नीचे तक जो भी दिखे वो सबको तोड़ ताड़ दिया है इन्होंने, तो ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आता है। इमेस्कुलेशन, ठीक है, आपने इमेस्कुलेशन कर दिया है किसी का तो ये ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आता है। अब अपन शरीर के अंगों की और अंगों की बात करते हैं। देख, क्या होती है, ये है आंख, ये ये होती है, किसी की शक्ल होती है, ये है आंख, ये है कान मान लो। ठीक है, ठीक है, अब ये आंख हो गई, कान हो गई, फिर इसके अंदर क्या होता है, हेड, ठीक है, और क्या होता है, दांत। तो आप कैसे याद करोगे, चार आपको मैंने 5 याद करा दिए, इमेस्क्युलेशन याद करा दिया और मैंने आपको बोला 1 2 कान और मुंह। बस आपको किसी की शक्ल में क्या दिखता है, ये दिखता है, दांत दिखते हैं, आंख दिखते हैं और कान दिखते हैं। अब देखना ये 4 कैसे याद होंगे। सबसे पहले आप देखो, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ ईदर आई, किसी भी आंख का या दोनों आंख की आपने परमानेंट, उसकी बेचारी की आंख ही फोड़ डाली आपने, अब उसको कभी दिखेगा ही नहीं। परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ ईदर आई, उसकी जो दृष्टि है उसको खत्म कर डाला आपने, ग्रीवियस हर्ट किया। तो ये हुई आंख, ये हुई कान। अब आ जाओ, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियर इन ऑफ ईदर ईयर, आपने किसी उसके कान की सुनने की क्षमता ही उड़ा दी। ठीक है, अब आ जाओ सिर पे बात करते हैं। ऐसे याद, मतलब मेरा ऐसे याद करने का तरीका था, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ हेड और फेस, आपने उसका सिर और फेस का क्या कर दिया, परमानेंट डिसफिगरेशन कर दिया। और फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ अ बोन और टूथ, ठीक है, टूथ के साथ में बोन शब्द याद रख लेना। आपने क्या कर दिया, परमानेंट डिसलोकेशन, ऐसे ऐसे मारा, दांत हिल गया और डिसलोकेशन कर दिया बोन का। 5 याद हो गए, एक बार हैंड रेस कर दो। इमेस्कुलेशन, आंखें, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ ईदर आई, कान, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियरिंग ऑफ ईदर ईयर। और फ्रैक्चर, आपने क्या कर दिया, परमानेंट तोड़ दिया और कर देखो डिस्ट्रक्शन कर दिया, परमानेंट डिसफिगरेशन कर दिया हेड और फेस का।
और आपने डिसलोकेशन कर दिया बोन और टूथ का, तो ये तो हो गए 4 तो वो शक्ल से संबंधित और एक इमेजिकुलेशन, ये 5 आपको याद हो गए। 8 होते हैं ग्रीवियस हर्ट। 8 में देख लो क्या बचा अपनी बॉडी में। अपनी बॉडी में बची जो जोड़े होते हैं ना, जोड़े, तो देखिए, तो ये हो गया परमानेंट प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। जॉइंट होता है ये हाथ और ये जो पैर के जॉइंट, तो आपने परमानेंट प्राइवेशन कर दिया। बेचारा चलेगा कैसे, काम कैसे करेगा? यही तो जो जोड़े मतलब होते हैं, जॉइंट होते हैं, यही तो काम के होते हैं। तो ये आपने क्या कर दिया, परमानेंट प्राइवेशन, परमानेंट प्राइवेशन कर दिया, हटाई प्राइवेशन, टूट के नक्की हो गया। प्राइवेशन करा तब तो ठीक है, या तो पूरा ही हटा दिया, या आपने क्या कर दिया, डिस्ट्रक्शन कर दिया, मतलब उसे जोड़ा जा सकता है दोबारा। तो देखो, डिस्ट्रक्शन या परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ पावर ऑफ मेंबर और जॉइंट। पहले तो आपने क्या कर दिया था, परमानेंट तोड़ ही दिया था, उसको हटा ही दिया, हड्डी पूरे जोड़े को निकाल दिया। और फिर आपने क्या कर दिया, या आपने क्या कर दिया, उसके जो अब है तो सही, उसकी बॉडी में जॉइंट तो है, लेकिन अब उसको वो काम कर नहीं रहा, इम्पेयर हो गया, इम्पेयर हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया। तो ये भी किस में आएगा, ये भी उसमें आएगा, ग्रीवियस में। कैसे याद करा, ठीक है, एक वर्ड आपको याद ही है। फिर 4 अपने शक्ल से संबंधित है, और 2 जो जोड़े होते हैं, जॉइंट होते हैं। जॉइंट में या तो प्राइवेशन ही कर दिया, या आपने डिस्ट्रक्शन कर दिया, इम्पेयरिंग कर दिया उसका, जोड़ों का। अब देखो, आपने ऐसा हर्ट कॉज कर दिया कि वो पर्सन अब 20, इतना भयंकर बॉडी पेन हो गया है इसको, इतना भयंकर बॉडी पेन हो गया है 15 दिन तक। 15 दिन तक वो बिस्तर से नहीं उठ सकता। आईपीसी में कितने दिन था, आईपीसी में 20 डेज था, यहाँ पे 15 डेज है। कि आपने ऐसा हर्ट कर दिया जिससे इंडेंजरस लाइफ हो जाएगा, या बेचारा अब मतलब अब नॉर्मल काम नहीं कर सकता 15 दिन तक। बॉडी इतना सीवियर बॉडीली पेन दे दिया कि वो ऑर्डिनरी काम नहीं कर सकता है अपना। याद हो गया, याद हो गया, तो हमने सिंपल तरीके से याद करा, आप इसको दोबारा पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। जल्दी से हम एक बार याद कर लेते हैं। मैस्कुलेशन, सबसे पहले फेस का, आपने आंखें फोड़ दी, आपने ईयर्स को हियरिंग हटा दी, आपने इसको ऊपर ये पूरा ही हेड तोड़ दिया, फेस डिसलोकेशन कर दिया, टूथ का आपने प्राइवेशन कर दिया, जॉइंट या मेंबर का आपने क्या कर दिया, इम्पेयरिंग कर दी, आपने उनके काम जो इम्पेयरिंग कर दिया उसको मतलब तोड़ ही दिया, जॉइंट और मेंबर को। और ऐसा कुछ काम कर दिया कि जो पर्सन है वो 20 दिन तक ऑर्डिनरी पर्सन जो नहीं कर पाएगा। और आईपीसी में 15 दिन था, तो यहाँ पे सॉरी, आईपीसी में 15 दिन था, हाँ, नहीं, आईपीसी में 20 दिन था, यहाँ पे 15 दिन है। तो आप क्या कर सकता है, वो पर्सन नॉर्मल काम नहीं कर सकता, तो इसे क्या कहा जाएगा, ग्रीवियस हर्ट कहा जाएगा। एक बार हेड रेस करो, बेरेक्ट उठाओ, जल्दी से पढ़ो, जल्दी से डेफिनेशन पढ़ो इसकी, ग्रीवियस हर्ट की। याद हो जानी चाहिए आपको ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन। थोड़ा बहुत तो याद हो गया होगा, 10, 15, 20% तो याद हो ही गया होगा। अब समझना, अब वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, भाई गलती से भी तो हो सकता है, ये सारी चीजें गलती से भी तो हो सकती है, तो ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में वॉलंटरी कॉज मतलब है तो ग्रीवियस हर्ट, ये सजा नहीं मिलेगी यदि गलती से हो गया तो। लेकिन वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट क्या होगा, उसमें इंटेंशन और नॉलेज आ जाएगा। तो हुएवर वॉलंटरी कॉजिंग, यहाँ पे वर्ड लिख देना, इरम, ग्रीवियस हर्ट। Whoever voluntarily causing grievous hurt, if the hurt which he intends to cause or knows himself, नहीं, सही है इरम, ये गलत है। Whoever voluntarily causing hurt, if the hurt which he intends to cause or knows himself likely to cause grievous hurt, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा voluntary causing grievous hurt, voluntary causing grievous hurt, ठीक है।
हर्ट की डेफिनेशन BDI, हर्ट की डेफिनेशन BDI, बॉडीली पेन, डिजीज और इन्फर्मिटी। ग्रीवियस हर्ट में 8 पॉइंट दे रखे हैं। कितने पॉइंट दे रखे हैं? ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन आए तो आपको 8 पॉइंट्स लिख कर आने हैं। और एक मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता ही चुकी हूँ कि यदि आपका इंटेंशन ग्रीवियस हर्ट के लिए आपका मेंस रिया और एक्टस रिया दोनों क्या होने चाहिए? ग्रीवियस हर्ट होने चाहिए। यदि एक भी इंग्रेडिएंट हर्ट का है तो पनिशमेंट हर्ट की मिलेगी। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, दोनों मेंस रिया और एक्टस रिया दोनों आपका किसका होना चाहिए? ग्रीवियस हर्ट का होना चाहिए। यदि दोनों में से एक भी चीज यदि हर्ट का कंटेंट पाया जाता है तो आपको सजा हर्ट की मिलेगी। ठीक है, अब जैसे आपका इंटेंशन एक टाइप का ग्रीवियस हर्ट करने का था, तो आप लेकिन आपने दूसरा ग्रीवियस हर्ट कर दिया। आपका इंटेंशन था कान की जो आवाज है उसको उड़ाने का, लेकिन आपने दांत तोड़ दिया। अब आप है ना ऐसे इसका एक्सक्यूज नहीं लोगे कि मेरा इंटेंशन तो ऐसे दांत तोड़ने का तो था ही नहीं, मेरा इंटेंशन तो कान का की जो हियरिंग है उसकी पावर हटाना था। तब भी आपको ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट मिलेगी। मतलब समझ गए मैंने क्या करा? आपने आपका इंटेंशन था पहले नंबर का ग्रीवियस हर्ट करने का, लेकिन आपने कर दिया छठे नंबर का ग्रीवियस हर्ट या दूसरे नंबर का ग्रीवियस हर्ट करने का था। ठीक है, आपका आपका इंटेंशन डिसलोकेशन करने का था बोन का, लेकिन आपने गलती से उसके जॉइंट को तोड़ दिया, तो भी आपको ग्रीवियस हर्ट की सजा मिलेगी। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरा इंटेंशन तो जॉइंट को तोड़ने का था ही नहीं। समझ में आया? एक बार हैंड रेस करो। मैंने क्या कहा? वो एक ऊपर से नीचे करा, नीचे से ऊपर करा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रीवियस हर्ट की सजा तो आपको मिलेगी। हर्ट की सजा 1 साल है, याद रखना है। ग्रीवियस हर्ट की सजा है 7 साल। ग्रीवियस हर्ट की कितनी सजा है? 7 साल। ठीक है, और कुछ देख लें। हाँ, अब ये देखो, लेकिन वेजिटेट आपने क्या करा? आपका एक उद्देश्य तो क्या था? ग्रीवियस हर्ट करने का था। ठीक है, लेकिन आपने क्या कर दिया? उसको वेजिटेटिव स्टेट में डाल दिया। ठीक है, मरने जैसी सिचुएशन में डाल दिया। मरा नहीं है पर्सन, उसका उद्देश्य जस्ट ग्रीवियस हर्ट करने का था और वो पर्सन उसमें आ गया है, मरने जैसी सिचुएशन में आ गया है। देखो ये लिखा है कि एक ऑफेंस करना है आपको। ठीक है, एक ऑफेंस करना है हर्ट, मतलब ये वर्ड ग्रीवियस हर्ट ही है, लेकिन आपने उसको परमानेंट डिसेबिलिटी दे दी या उस पर्सन को वेजिटेटिव स्टेट में डाल दिया है। वेजिटेटिव स्टेट का मतलब होता है कि मतलब थोड़ी सी अजीब सी हालत में, डेथ, मरने जैसी सिचुएशन में डाल दिया है। तो जो आपकी पनिशमेंट होगी वो 10 ईयर से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी पहुंच सकती है। ठीक है, आपका उद्देश्य उसको जस्ट ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना था, मतलब हर्ट पहुंचाना था, लेकिन आपने या कुछ भी पहुंचाना था, ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना था, हर्ट पहुंचाना, लेकिन आपने क्या करा कि उसको वेजिटेटिव स्टेट में डाल दिया। तो जो आपकी सजा है वो 10 ईयर से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अब यदि ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा किया जा रहा है, ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, वही सेम, यदि 5 या 5 से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं? कॉन्सर्ट करके ग्रीवियस हर्ट कर रहे हैं किसी पर्सन को ऑन द ग्राउंड ऑफ, किस ग्राउंड पे कि तू अलग जाति का है, अलग कास्ट का है। ठीक है, ऑन द ग्राउंड अलग कम्युनिटी का है, सेक्स का है, प्लेस ऑफ बर्थ का है, लैंग्वेज का है, तेरे पर्सनल बिलीफ्स अलग हैं, तो जो इन ईच ऑफ सच पर्सन शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, एंड इनको क्या पनिशमेंट मिलेगी? इनको मिलेगी अप टू 7 ईयर प्लस फाइन। अप टू 7 ईयर प्लस फाइन। देखो क्या क्या पढ़ा हमने ग्रीवियस हर्ट में? सबसे पहले ग्रीवियस हर्ट की सिंपल पनिशमेंट कितनी साल है? 7 साल। सिंपल पनिशमेंट 7 साल है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि हमने वेजिटेटिव स्टेट में डाल दिया तो आपकी पनिशमेंट 10 ईयर से लेकर LI है। और वही सेम है कि यदि 5 या 5 से ज्यादा लोग इन कॉन्सर्ट, एक्टिंग इन कॉन्सर्ट करके ग्रीवियस हर्ट पहुंचा रहे किसी पर्सन को, किस आधार पर कि तू अलग जाति का है, कास्ट का है, कम्युनिटी का है, तेरे पर्सनल बिलीव्स अलग है, तो इनको भी सजा ईच ऑफ सच मेंबर, जो भी ईच ऑफ सच मेंबर को जो पनिशमेंट मिलेगी अप टू 7 ईयर प्लस फाइन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हमने पढ़ा सबसे पहले हर्ट, PDI, फिर हमने पढ़ा वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट जिसमें हर्ट प्लस इंटेंशन और नॉलेज, फिर हमने पढ़ा ग्रीवियस हर्ट, वो 8 तरीके की डेफिनेशन,
फिर हमने पढ़ा वॉलंटरी कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट, जिसमें इंटेंशन प्लस नॉलेज दोनों है। फिर मैंने आपको एक चीज बताई कि ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट के लिए दोनों चीजें, मीन स्टे और एक्टर स्टे, दोनों आपका ग्रीवियस हर्ट होना चाहिए। इनमें से एक भी चीज यदि हर्ट है तो आपको पनिशमेंट हर्ट की मिलेगी, ना कि ग्रीवियस हर्ट की। जो ग्रीवियस हर्ट की सजा वो 7 साल है, जो हर्ट है उसकी सजा 1 साल। ठीक है, 1 साल है। लेकिन अब हर्ट, ग्रीवियस हर्ट भी तो अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे मान लो अभी एक जो एग्जाम में जजमेंट राइटिंग आई थी, ठीक है, कोई सोच भी नहीं सकता था क्रिमिनल में कैसे कैसे जजमेंट राइटिंग आई है। कभी पेपर अभी आएगा आपके पास में, जैसे आरजेएस मेंस का पेपर, जैसे इंटरव्यू खत्म होंगे तो मेंस का पेपर अपलोड होगा। लिटरली आप मान ही नहीं सकते, ऐसे जेजे पे जजमेंट राइटिंग बना दी, जुवेनाइल जस्टिस पे उन्होंने। सेक्शन 332 पे जजमेंट राइटिंग बना दी, जो सोच ही नहीं सकता इंसान की कभी आएगा जजमेंट राइटिंग में। तो इन्होंने क्या करा कि ये भी थोड़ी बहुत चीजें याद रख लो कि आपने इस चैप्टर में डेंजरस वेपन से लाइक डेंजरस वेपन क्या क्या हो सकता है, कुछ सोचो। गोली चलाना, शूटिंग, स्टैबिंग करना, ठीक है, या किसी को क्या करना, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे डेथ कॉज हो सकती है, कटिंग, हीटेड सब्सटेंस। ठीक है, ये डेंजरस वेपन की जस्ट डेफिनेशन है। अभी इसको जस्ट डेफिनेशन की कि आप यदि कुछ भी काम करते हो इन तरीके से, शूट कर रहे हो, स्टैप कर रहे हो, कट कर रहे हो, ऐसा कोई वेपन जिससे आपकी डेथ कॉज हो सकती है, हीटेड सब्सटेंस, ये सब डेंजरस वेपन है, दिख ही रहे होंगे आपको। पॉइजन, कॉर्सिव सब्सटेंस, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, या ऐसा कुछ भी सब्सटेंस जिससे ह्यूमन बॉडी को, मतलब ह्यूमन बॉडी के लिए डिलीटीरियस है। ठीक है, कोई चीज ब्लड के थ्रू है ना, तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें डेंजरस वेपन की कैटेगरी में रखा जाता है। किसे कहा जाता है, डेंजरस वेपन की कैटेगरी में रखा जाता है। एक बार सेक्शन 118 अपन देख लेते हैं। 9 कहीं पूछा जाता है एग्जाम में। यदि आप डेथ को हर्ट कॉज कर रहे हो डेंजरस वेपन से, तो जो इसकी सजा है वो 3 साल है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है तो एक बार इसको लिख लेना, लिखा तो होगा मैंने। ठीक है, यदि वॉलंटरी कॉजिंग, यदि आप क्या कर रहे हो, किसी को हर्ट कर रहे हो या ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो इस चैप्टर में, किससे, डेंजरस वेपन से। भाई नॉर्मल सजा कितनी है, नॉर्मल सजा कितनी है एरम, हर्ट करने की नॉर्मल सजा कितनी है? हर्ट करने की normal सजा कितनी है? हेलो हाँ, मैम, आवाज नहीं। आवाज नहीं आ रही है मुझे आपकी। हर्ट करने की नॉर्मल सजा कितनी है? 1 ईयर। ठीक है, ग्रीवियस हर्ट करने की नॉर्मल सजा कितनी है एरम? मैम, हम्म, मैम आपको आवाज आ रही आ है? रही है। बंद हो गया स्पीकर, एक सेकंड। कोई यस बोलो। मैम, यस मैम। हर्ट करने की सजा कितनी है? मैम, वन अप टू 1 ईयर एंड अप टू 10,000 है ना, फाइन। और ग्रेवियस हर्ट करने की 7 ईयर, और जो भी पनिशमेंट है प्लस फाइन है, वहां पे अमाउंट नहीं लिखा। लेकिन यदि आप डेंजरस वेपन को लेकर जा रहे हो, डेंजरस वेपन को लेकर जा रहे हो, तो आपकी हर्ट करने की सजा हो जाएगी 3 साल। कितनी हो जाएगी? 3 साल। ठीक है, तो डेंजरस वेपन, मैं क्या इसको अलग से सेक्शन में नीचे नहीं लिखना चाह रही थी, जस्ट मैंने बता दी कि डेंजरस वेपन का मतलब क्या क्या होता है। तो जो भी आपको अजीब से वेपन दिखे, काटना, पीटना, मारना, स्वेल, जो मतलब स्वेलो, मतलब कुछ भी पिला दिया उसको, या आपने स्टैब कर दिया, ठीक है, या आपने पॉइजन खिला दिया, या आपने हीटेड सब्सटेंस, कुछ फायर की चीजें फेंक दी है, तो फायर की चीज लेकर जा रहे हो, उससे हर्ट कॉज हो रहा है, तो सजा कितने साल की? 3 साल की सजा है। कितने साल की सजा है? 3 साल की सजा। देखो ये दिख जाएगा, ये देखो। और यदि आपने, आप क्या करने जा रहे हो, आप लेकर जा रहे हो डेंजरस वेपन और इससे ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो, तो एलआई की सजा है। एलआई 1 से लेकर 10 ईयर्स तक की सजा है। और नॉर्मल आपको पता है, नॉर्मल ग्रीवियस हर्ट की सजा है 7 साल। तो समझ रहे हो, थोड़ा सा अग्रावेटेड वर्जन हो गया। यदि आप ऐसी ऐसी चीजों को लेकर जाकर हर्ट या ग्रीवियस हर्ट करो तो आपकी सजा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये डेंजरस वेपन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। इसके अंदर याद करने की ऐसे जरूरत नहीं है। डेंजरस वेपन ना तो कोई आपसे पूछेगा, आपसे बस ये पूछ लेगा कि हर्ट बाय डेंजरस वेपन या ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन। लेकिन आपको चीजें पता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए कि डेंजरस वेपन क्या होते हैं। और देख लेते हैं, ठीक है, बाकी का अपन कल पढ़ लेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये भी थोड़ा बहुत हल्का हल्का देखने का है, तो हम देख लेंगे इसको। ठीक है, डन। थैंक यू।